बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बात की जाए तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है 15/10/2017 का। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 2018, 2020 या 19 का जो पेपर था उसे हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, अगर आपका ऑप्शनल पेपर संस्कृत है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इन पेपर्स को देख सकते हैं। मैंने हर एक पेपर को बहुत ही बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चीज़ें बताई हैं। आपको सीधा सीधा आंसर नहीं बताया है, वहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेन करते हुए चीज़ें बताई हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं यूपीटीटी 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले पैसेज मिलेगा। संस्कृत का पैसेज भी आता है, आप सभी को पता है यूपीटीटी में। अगर सीटेट की बात करें तो उसमें ज़्यादा नंबर का रहता है, जबकि यूपीटेट में 2 से 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है पैसेज से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पैसेज से ही अपना आज का ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बताएंगे कि जैसे ही आपको यूपीटीटी 2021 में पैसेज वगैरह मिल जाए करने को, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज के इस वीडियो में हम 2017 के क्वेश्चन पेपर से 15 क्वेश्चंस कराएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको अलग वीडियो में मिलेंगे, यानी इसके पार्ट 2 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे ही आपको पैसेज वगैरह करने को मिले, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। निर्देश में दिया है प्रस्तुत गद्य खंड के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 3 तक प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो यानी आपको 3 नंबर तक की प्रश्नों को हल करना है इन पैसेज से देख करके, मतलब इस पैसेज से देख करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जैसे ही पैसेज मिले तो आप पैसेज मत रीड करिए, सीधा अपने क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अनुसार ही आप पैसेज पे जाइए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है शिव पदस्य अन्यार्थः कः। तो शिव पदस्य अन्यार्थः कः, तो यहाँ पर आपका यह क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर या तो पहली लाइन में, अगर पहली लाइन में नहीं तो दूसरी या तीसरी लाइन में ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस रिलेटेड कोई भी आपको नहीं दिख रहा है। दूसरी लाइन में भी आपको पूरा पंक्तियाँ ही दी हैं, ठीक है। अगर इसको पढ़ेंगे तो टाइम लंबा लग जाएगा, हमें पढ़ना नहीं है, हमें क्वेश्चन के अनुसार अपना पैसेज फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो शिव पदस्य अन्यार्थः शृगालः इत्यार्थ ममत्वा लक्ष्मी अवदत्। मतलब यहाँ से अगर आप थर्ड लाइन में देखें तो शिव पदस्य अन्यार्थः शृगालः, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी शिव पदस्य अन्यार्थः कः, तो शिव पदस्य अन्यार्थः शृगालः आंसर आपका निकल आया पैसेज का। इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर फाइंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि गद्य खंडे कया प्रश्नः पृच्छ्यते। गद्य खंड में कौन प्रश्न पूछता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप शुरू से ही देखेंगे। एकस्मिन् अवसरे कदाचित लक्ष्मी पार्वती अवदत् प्रेम्या गौरी, यानी लक्ष्मी माँ ही जो है पार्वती से पूछती है या कहती हैं। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह है आपका लक्ष्म्या, ठीक है। गद्य खंडे लक्ष्म्या प्रश्न पृच्छ्यते, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 का 4। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पूछा है कयोः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। तो 3 की बात करें, इसको भी हम पैसेज में ही फाइंड करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड करेंगे 4th लाइन में, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों पंक्तियों में हमने जो है पहले और दूसरे का आंसर फाइंड कर लिया था। अब बची जो लाइनें हैं उनमें हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले एक बार फिर से देख लेते हैं हम। पूछा है कि कयोः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो देखिए 4th लाइन में तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम 5th लाइन के लास्ट में जाएंगे, यहाँ पर एतादृश लक्ष्मी पार्वत्यो संलापः सर्वेषां मंगलाम भवतु, पूरा क्वेश्चन का आंसर ही आपका यहाँ पर दे दिया, यानी लक्ष्मी पार्वत्यो संलापः सर्वेषां मंगलाम भवतु। तो यहाँ पर
क्वेश्चन आपका पूछा था कि कयो संलापा सर्वेशाम मंगलायाम भवतु, तो लक्ष्मी पार्वतयो। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से कुछ आप अपने पैसेज को फाइंड करेंगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि पैसेज में कभी भी, जैसे किसी भी क्वेश्चन का आपने आंसर फाइंड कर लिया पहले, दूसरे, तीसरे में, तो वहाँ पे आप फिर से आप किसी और क्वेश्चन का आंसर मत फाइंड करिए, आप आगे बढ़कर के अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है संप्रेषण का कार्य नहीं है। ये आपका पैसेज का पार्ट नहीं है। पैसेज में आपको 1 से 3 तक की क्वेश्चन के आंसर देने थे। ये आपका पेडागोजी का है, ठीक है। तो 2 नंबर तक की पेडागोजी पूछता है, क्योंकि यूपी टेट है तो यूपी टेट में पेडागोजी ना के बराबर ही आती है। 2 से 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता, वो भी सीधा सीधा पूछा जाता है, जबकि सीटेट में यही चीज़ें घुमा करके पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि संप्रेषण का कार्य है। कौन सा कार्य है संप्रेषण का कार्य? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, ठीक है, ये कार्य है। कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति कराना, ये सभी कार्य आ जाएंगे संप्रेषण कार्य के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि संप्रेषण द्वारा ही व्यक्ति अपनी बातों, विचारों व अभिव्यक्तियों को व्यक्त करता है। संप्रेषण के बिना शिक्षण कार्य संभव नहीं है, अतः शिक्षण हेतु संप्रेषण तत्व आवश्यक है। संप्रेषण के माध्यम भी होते हैं, तो ये कौन कौन से माध्यम होते हैं वो भी आप जान लीजिए। पहला है संदेश वाहक, यानी जो संदेश भेजता है। प्रेषक जिससे आप कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेषक, संदेश और ग्राही, ये 3 आपको मेनली दिखेंगे आपके संप्रेषण में, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है शिशु मोदकाय रोदिता उदाहरण है, यानी शिशु लड्डू के लिए रोता है, यह किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर जो यहाँ पर आएगा 5 का 2 हो जाएगा, तदार्थी चतुर्थी वाचक का। कैसे हो जाएगा? तो शिशु क्या है यहाँ पर? शिशु एक कर्ता है। मोदकाय में हमने चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की है। रोदिता जो है वह क्रिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, एक सूत्र लगता है, ठीक है, उस सूत्र के माध्यम से जिस प्रयोजन हेतु कार्य किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हो रही है। तो शिशु जो है वह लड्डू के लिए रो रहा है, लड्डू के लिए कार्य कर रहा है, शिशु करता है, तो यहाँ पर हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, तदार्थे चतुर्थी वाच्य का। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में 42 बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, आपको बताना है। 6 की बात करें, 6 का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा 2 शल। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार जो है वह शल है। शल प्रत्याहार की बात करें तो शल प्रत्याहार में शा, शा, सा, हा वर्ण आएंगे, ठीक है। ये वर्ण आपको देखने को मिलेंगे शल प्रत्याहार के अंतर्गत। वही अगर हम अन्य प्रत्याहारों की बात करें, जैसे यड़ प्रत्याहार की, तो इसमें आएगा या, रा, ला, वा। हर्ष की बात करें तो हर्ष में कई सारे आ जाएंगे, आपके लगभग महेश सूत्र ही आ जाएंगे, जैसे है, रा, ला, वा, यमंगणनम, झबय, गढ़ दश, जब गढ़ दश, और इस तरह से अन्य भी। तो हर्ष में इतनी सारी चीजें आएंगी। वहीं जश की बात करें, यहाँ अश नहीं जश होगा, ठीक है। जश प्रत्याहार में ज, ब, गढ़ दश, ज, ब, ग, ड, द आएगा, श नहीं आएगा, गलती से बोल दिया, ठीक है। तो ये 4 का है, 5 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये 5 वर्ण आएंगे जश के अंतर्गत। तो इस तरह से प्रत्याहारों को आप ध्यान में रखिएगा, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है दृश्य धातु से श्रत प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। प्रत्यय आप सभी को पता है, जो शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द में नवीन परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहेंगे। दृश्य का अर्थ होता है देखना। दृश्य को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो दृश्य को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर पश्य, ये लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होगा, ठीक है। इसमें श्रत अगर हम प्रत्यय जोड़ देंगे, दृश्य में हम जो है शत प्रत्यय जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? आप खुद से कमेंट द्वारा इसका आंसर करने की कोशिश करें। तो हमने कहा था दृश्य को हम पश्य लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा
पश्यत। ठीक है, ये हमारा शत में ता जो है उसको हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से आप जो है दृष्ट धातु से शत प्रत्यय करके इस चीज़ को बनाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 को जो है वो 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि मनोरथा उदाहरण है। मनोरथा जो है वह किसका उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कहा था प्रीवियस वीडियो में भी कि ये प्रैक्टिस सेट कराने के बाद आपको संधि का अलग से वीडियो मिल जाएगा। ये तो सर के द्वारा लाया जाएगा या तो मेरे द्वारा। ठीक है, तो अभी तो आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि संधि जो है वो टॉपिक अलग से आपको बताएंगे, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो आप खुद से भी पढ़िए चीज़ों को, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम बचा है। यहाँ पर पूछा है मनोरथा उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है। तो सबसे पहले अगर हम मनोरथा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो मनोरथा का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा मनस धन रथा। ये हो जाएगा मनोरथा का संधि विच्छेद। और इसमें पूछा है कि कौन सी संधि है। तो दोस्तों मनोरथा में हमारी हो जाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि का नियम भी है। अगर हम संधि टॉपिक लेकर के आएंगे तो उसके नियम वगैरह आपको ज़रूर बताए जाएंगे। और अगर हम विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि के भी कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो जब संधि का टॉपिक लेकर के आएंगे तो उसमें हम चीज़ें क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है छा मिलकर के बना है। जो छा है वह किससे मिलकर के बना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है छ त्रांग ज्ञा श्रा, ये 4 जो हैं वह संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो देखिए छत्रांग ज्ञा श्रा, छ त्रा ज्ञा, छत्रांग ज्ञा और श्रा, ये जो 4 हैं ये संयुक्त व्यंजन है। तो प्रत्येक जो आपका दिया है व्यंजन ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो कौन से 2 शब्दों से मिलकर के बना है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो जो छा है वह किससे मिलकर के बना है। तो जो छा है वह काशा, छा जो है वह काशा से मिलकर के बना है। काशा से आपका छा मिला, ये 2 व्यंजन वर्णों से ये मिलकर के बना है। वही अगर हम दोस्तों बात करें जो आपका त्रा आएगा, त्रा किससे बना है। तो ये ता और रा से बना है। ध्यान रखिएगा, अगली बार क्या पता आने वाले पेपर में ही पूछ ले। ठीक है, और जो ज्ञा है वह किससे मिलकर के बना है। तो ज्ञा जो है वह आपका बना है जा और इया से। ठीक है, ये वाला इया इससे मिलकर के बना है। और अगर हम श्रा की बात करें, श्रृंगाल वाले शाह की, तो ये किससे मिलकर के बना है। तो ये बना है शा और रा से। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये चारों बने हैं। तो छा का मैंने बता दिया काशा होता है, त्रा का है ता धन रा। ठीक है, ज्ञा का है जा धन इया और शा का है शा धन रा। तो इस तरह से आप बनाएंगे जो संयुक्त व्यंजन है, जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 पूछा है दा धातु किस गढ़ की है। तो दोस्तों दा धातु की बात करें, धातु वगैरह आपको पता होनी चाहिए। दा धातु जो है जो जुहोत्यादि गढ़ की है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 का 4 हो जाएगा। इस गढ़ की प्रथम धातु में हु लगने के कारण या हु होने के कारण इसका नाम जो है वो जुहोत्यादि गढ़ है। ठीक है, इसमें कुल 24 धातुएं हैं। इस गढ़ में धातु के बाद विकरण नहीं जुड़ता। सर्व धातु लकारों में धातु का द्वित्व हो जाता है। इस गढ़ में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति प्रत्यय ना लग करके अति प्रत्यय लगता है। यानी ध्यान दीजिएगा कि जो अंति प्रत्यय है वह ना लग करके कौन सा प्रत्यय लगेगा, अति प्रत्यय। तो इस तरह से नियम है कुछ, इनको भी अलग से ही बताना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर 10 की बात करें, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा। कौन सा कर्मवाच्य होगा, तो यहाँ आपको बताना है। 11 की बात करें तो यहाँ पर 11 का जो आंसर आएगा वह है आंसर नंबर 2, मया आपणम गम्य। यानी मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य मया आपणम गम्यते होगा। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया जो है कर्म के पुरुष तथा वचन के सापेक्ष रखी जाती है उसे हम
कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता में तृतीय विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति जो है वह प्रयुक्त होती है। प्रथमा विभक्ति के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये जो आएगा संस्कृत में मया आपणम गम्यते, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 पूछा है उपोषित में संधि है। तो देखिए संधि की बात करें तो 2 से 4 नंबर की संधि आपकी पूछ लेती है क्वेश्चन पेपर में, तो संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर अगर हम उपोषित की बात करें तो उपोषित में संधि जो आएगी वह है पररूप संधि, करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। पररूप का सूत्र होता है एडि पर रूपम। इस सूत्र के अनुसार यदि अकारांत आप सभी को पता है आ से शुरू होने वाले उपसर्ग से परे कोई एडादि धातु हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान में पर रूप एकादेश हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम संधि विच्छेद करें उपोषति का तो क्या आएगा, उपधन ओषति, ओषति, ठीक है, ये हो जाएगा उपोषति का संधि विच्छेद। इसमें अगर हम उप की बात करें तो उप हमारा उपसर्ग है क्योंकि ये शब्द के प्रारंभ में जुड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से उपोषति आपसे पूछ सकता है कि उपोषित में जो है वह कौन सा उपसर्ग होगा, तो उप आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से संधि भी हमने जान ली और हमने उपसर्ग भी फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है नायके में संधि है। नायके में कौन सी संधि है, फिर से संधि पूछ लिया है, तो भैया संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। नायके में जो है वह वृद्धि संधि देखने को मिलेगी, करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है तो वृद्धि रेचि, इसके अपने नियम हैं, इस नियम से ही आपका जो है वह संधि निकलेगा। तो नायके का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा ना धन एके, ये मिलकर के बनेगा आपका नायके, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है अपव्यय शब्द समूह है। अपव्यय शब्द समूह है, किसका समूह है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 14 की बात करें तो अपव्यय शब्द समूह जो है वह करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। सर्वत्र, अधुना और उपरि, इनका जो है वह शब्द समूह है। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें अपव्यय शब्द समूह की तो हमने आंसर तो जान लिया, ठीक है। अगर हम बात करें अपव्यय शब्द की तो जो शब्द तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सभी विभक्तियों में समान रहते हैं उन्हें हम अपव्यय कहते हैं। यानी लिंग समान हो, वचन समान हो और विभक्तियां तीनों में समान हो, उन्हें हम अपव्यय कहते हैं। यहाँ पर तो ये तीनों में समान मिलेंगे जबकि ये अन्य जो है उनमें समान नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से शब्द समूह हमारा करेक्ट आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 पूछा है 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। 79 आप सभी जानते हैं, 79 को हम शायद 79 कहते हैं, नहीं शायद नहीं, सही है। 79 के बाद 80 आता है, तो 79 हम 79 को कहते हैं। तो 79 की संस्कृत इनमें से कौन सी नहीं है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी है पहले, ठीक है। 15 में अगर हम बात करें तो 9 सप्तति, 9 प्लस सप्तति मतलब 70 हो गया, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बन गया 79। अगर 70 में 9 जोड़ेंगे तो 79, तो पहला सही है। दूसरा है एकोनाशीति, शीति का मतलब होता है 80, एकोना मतलब एक कम या एक नहीं, तो ये भी हो जाएगा 79। तो दोस्तों ये भी सही है। सेकंड कह रहा है उनाशीति, उना मतलब 80 में ऊना या एक कम या एक ना हो तो क्या हो जाए, तो ये भी तो 79 हुआ, ठीक है। यानी ये आपके 79 हो गया ना। तो इस तरह से तीनों आपका 79 हो जाएगा, जबकि एकोना सप्तति तो ये आपका 79 की संख्या नहीं होगी संस्कृत की। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है कि एकोना सप्तति ये जो है या कौन सी संख्या बता रहा है। तो देखिए आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए हमारे साथ, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट द्वारा बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।